So, hi everyone, कैसे आप सब? So, I welcome you all, and now we are going to start our machine learning course, and this is lecture one. Say hi to machine learning. ठीक है? So, आगे बढ़ने से पहले let me tell you a bit about me. So, I have achieved all India rank 13 in GATE. I come from mechanical engineering background, and I have completed my 1 year of masters in machine design from IIT Bombay, and then I switched to data science, and I have done my masters in data science from IIT Guwahati, and I have expertise in this area. And I've also worked as educator at an academy. ठीक है? सो शुरू करते हैं कहानी अपन। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ने से पहले पहले कोर्स की बात कर लेते हैं ना, इसके लिए कोर्स जो है बेनिफिशियल होने वाला है। तो पहली बात तो ये है कि कोर्स बिगिनर फ्रेंडली है, डिजाइन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। तो उसका मतलब क्या है, जैसे कोई भी तुम्हें रेफरेंस या कुछ भी मटेरियल तुम्हें इस कोर्स को देखने से पहले कुछ भी कवर नहीं करना है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए कोर्स है, ठीक है ना। अच्छा, मैथमेटिकल फाउंडेशंस कोर्स जो है, अच्छा एक चीज तुम अभी ये समझ लो इस बात को कि कोर्स थ्योरेटिकल कोर्स नहीं होने वाला है, सरफेस नॉलेज नहीं मिलेगा तुम्हें कोर्स का। जो एल्गोरिथम्स है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है, उनका एक डीप मैथमेटिकल एनालिसिस होगा हर एल्गोरिथम्स का, तो मैथमेटिकल हैवी साइड पे कोर्स रहेगा, ठीक है ना। ये वाली बात है। सो नो प्रीरिक्विजिट, क्योंकि मैथमेटिकल साइड पे रहेगा तो जो भी मैथमेटिकल प्रीरिक्विजिट है, ऑप्टिमाइजेशन हुआ, प्रोबेबिलिटी हुआ, लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड सारी चीजें कोर्स के अंदर कवर होंगी ना। बेटर अगर तुम पहले से जानते हो अच्छा है, नहीं जानते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, सारी चीजें कोर्स के अंदर ही कवर होंगी, जो भी रिक्वायर्ड होगा वो कोर्स के अंदर कवर होगा, ठीक है। ओके, विजुअल लर्निंग तो इसका मतलब है कि अपन जो भी मतलब कुछ कॉन्सेप्ट है एल्गोरिथम्स को विजुअलाइज करने के लिए एनिमेशंस की हेल्प लेंगे। हाँ, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस तो टॉपिक वाइज या टॉपिक वाइज नहीं बोलते, जैसे 2-3 क्लास में ही तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि कितनी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस अपन करने वाले हैं। इसके बाद तुम्हें ये कभी जरूरत महसूस नहीं होगी और क्वेश्चंस करने की। मैं लिटरली तुम्हें बता रहा हूँ, इतने टाइप के प्रॉब्लम्स और इतने प्रॉब्लम्स अपन इस कोर्स के अंदर ही कवर कर लेंगे, ठीक है ना। उसके साथ साथ ऑब्वियसली टेस्ट में तो होने वाले हैं। गेट ओरिएंटेड, ठीक है ना, ऑब्वियसली गेट ओरिएंटेड है, तो प्रॉब्लम्स होंगी अपनी गेट ओरिएंटेड प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें एक चीज और है, करियर बूस्ट। इसका मतलब क्या है, जैसे कुछ कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जॉब स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है और अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये जो कोर्स है, हाँ मैं उन कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टार्टअप या टायर 3 कॉलेज में जो प्लेसमेंट में जो कंपनीज आती हैं जो बेसिक एमएल वगैरह पूछती हैं, उस वो तो तुम यूट्यूब वगैरह से भी करोगे तो वहां से काम चल जाएगा। अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी फांग कंपनीज के अंदर अगर तुम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हो, इससे बेस्ट कोर्स तुम्हें नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया था जो ऑलरेडी एज ए मशीन लर्निंग इंजीनियर, एज ए डेटा साइंटिस्ट इन अमेजोन और टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे थे, उन्होंने कैरियर स्विच किया अपना और प्रमोशन में उन्हें काफी हेल्प हुई इस कोर्स से, है ना। तो ये वाली बात है, ठीक है? तो ओके, कहाँ चले गए अपन, स्लाइड पीछे निकल गया, 1 सेकेंड। हाँ, ठीक है। सो ये यूजफुल होने वाला है। अच्छा, अगर किसी को इसके साथ साथ मान लो डेटा सेट पे भी काम करना है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करनी है उसको, और उसको जो एल्गोरिदम्स अपन पढ़ेंगे, क्योंकि अपन थ्योरेटिकल एनालिसिस उनका करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है स्क्रैच से पाइथन के अंदर, तो वो सारी चीजें अपन एक सेपरेट कोर्स के अंदर कर रहे हैं। उसमें कॉन्सेप्ट भी हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं, और उसके साथ साथ उनका इम्प्लीमेंटेशन भी है, डेटा सेट पे काम भी करेंगे अपन, सारी चीजें। अगर तो उस पे वो उनका फोकस है तो वो हैंड्स ऑन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली बात है। ओके, बाकी इंटरव्यू के लिए इस कोर्स में काफी हेल्प हो जाएगी। तो शुरू करते हैं कहानी, इसके साथ ही अपनी कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं। और तो अपन ने कोर्स के बारे में बातचीत कर ली है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज इसमें यार ये ध्यान रखो, जो कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 60 to 70 आवर्स के आसपास होगी, या थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। लेक्चर्स जो होंगे मोस्टली डिजिटल बोर्ड पे रिकॉर्ड होंगे इसी तरीके से। और जैसे कुछ टारगेट मिलेगा तुम्हें एक वीक में ना, 3 या 4 क्लासेस का टारगेट मिलेगा, 3 या 4 लेक्चर का, वो देखोगे तुम, और उनमें जो भी डाउट्स आएंगे अपन लाइव डिस्कस करेंगे उनको। छोटे से छोटा डाउट, तुम्हें कैसा भी डाउट आए उसको अपन लाइव डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये वाली बात। तो अच्छा, एक चीज इसमें जो तुम्हें ध्यान रखने वाली वो है कि रिवीजन मस्ट है ना। इस सब्जेक्ट के लिए मैं स्पेसिफिकली बोलता हूँ कि बहुत रिवीजन करना है, एक्सटेंसिव रिवीजन करना है तुम्हें। जो रिवीजन स्ट्रेटेजी अपन ने डिस्कस करी थी वो इसमें लगानी है। जब अपन लेट सपोज अपना फोर्थ लेक्चर चल रहा है, तो शुरू की स्टार्टिंग के पूरे 3 लेक्चर तुम्हें रिवाइज करने हैं, फिर फोर्थ लेक्चर की क्लास देखनी है, ठीक है। तो ये इस चीज का तुम ध्यान रखना। तो डाउट सेशंस के बारे में बता दिया, लाइव डाउट सेशंस ऑन इस टॉपिक, एंड लाइव टेस्ट टेस्ट डाउट सेशंस। इसका सेंस क्या है, क्योंकि जैसे जब एक टॉपिक फिनिश हो जाएगा तो टॉपिक के बाद में अपना एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट का एक टेस्ट डिस्कशन होगा लाइव, ठीक है। तो हम जब भी तुम ये कोर्स कर रहे हो, मान लो कोई भी पैरेलल में तुम कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो,
तो इस कोर्स में कभी बैकलॉग क्रिएट मत होने दो, इस कोर्स को साथ में चलाओ। क्योंकि जब अपने साथ कोर्स हो जाएगा ना, जब जो एक शेड्यूल मैं दूँगा उसके साथ जब तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो गया, तुम्हारे सारे डाउट, छोटे से छोटा डाउट भी रिज़ॉल्व होगा, है ना? सारे डाउट्स रिज़ॉल्व हो गए, फिर एक टेस्ट हुआ, टेस्ट दिया, उस टेस्ट में भी जो तुम्हें डाउट्स आए, टेस्ट का लेवल तुम्हें पता ही है किस तरह का टेस्ट का लेवल अपना रहता है, तो उसी लेवल के टेस्ट तुम्हें मिलेंगे मशीन लर्निंग के अंदर भी। वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी तुम्हारी टेस्ट जो अपना डिस्कशन होने वाला लाइव उसके अंदर ना। तो इस कोर्स में बैकलॉग मत रखो यार, इसको तो साथ करना है कोर्स तुम्हें, है ना? क्योंकि एक तो एक्सटेंसिव कोर्स है और इसका अगर तुम वेटेज वगैरह भी देखोगे ना, तो अच्छा डाउट सेशंस की बात मैं एक बार और बता देता हूँ। तो डाउट सेशन लाइव डाउट सेशंस होंगे। बाकी अगर मान लो उस डाउट सेशन के अलावा मतलब जो लाइव डाउट सेशन है उसके अलावा अ, और टाइमिंग में अगर तुम्हें कुछ डाउट आते हैं तो तुम साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उसमें टॉपर्स भी हैं उनके साथ तुम डिस्कस कर सकते हो। डिस्कॉर्ड पे मैं इतना इस डिस्कॉर्ड के ऊपर डाउट्स लेने के लिए अभी उतना फ्री नहीं रहूँगा क्योंकि मैं क्लासेस रिकॉर्ड करने बिज़ी हूँ। बट जो भी है अगर मान लो इसमें तुम्हें डाउट्स कोई रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहा है तो अपन सीधा इसमें लाइव डाउट सेशन में डिस्कस करते हैं। ये फ्रीक्वेंट हो। ओके सो आई होप ये चीज़ क्लियर है। सो हाँ, ऑब्वियसली टॉपिक वाइज़ टेस्ट होंगे। ये तो बात अपन कर ही चुके हैं, हाँ, टॉपिक वाइज़ टेस्ट होंगे। हर टॉपिक के बाद में अपन टेस्ट लेंगे और उसका लाइव टेस्ट डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ये वाली बात है। अच्छा मैं एक वेटेज की बात कर रहा था, तो चलो वेटेज की बात भी मैं कर लेता हूँ। तो वेटेज की बात ये समझो कि जैसे 2 बार पेपर हुआ है 2024 एंड 2025 है ना? 2 बार में जो मशीन लर्निंग सब्जेक्ट है ना, जो मशीन लर्निंग सब्जेक्ट है, उसका वेटेज हुआ है लगभग मतलब 13 टू 15 मार्क्स। यार ये क्या हुआ? 13 टू 15 मार्क्स, ठीक है ना? सेम 25 में भी लगभग इतना ही है। और जितना इसका सिलेबस है, जितना एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है ना मशीन लर्निंग, ये वेटेज इजीली ऐसे मान लो तो 2 ही साल हुए हैं पेपर को कराए हुए, तो इजीली 20 मार्क्स तक आराम से जा सकता है, आराम से। 20 मार्क्स तक आराम से जा सकता है, ठीक है? तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट अपने लिए, गेट स्पेसिफिक अगर हम बात करूँ तो। और ऑब्वियसली जब भी तुम इंटरव्यू दोगे मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, तो ये कोर्स मैं जैसे कहता हूँ हर बार, है ना, लाइफ में तुम्हारे साथ रहने वाला, तो वैसा कोर्स है। जब भी तुम अगर तुम डेटा साइंस रिलेटेड रोल्स, मशीन लर्निंग रोल्स में रहने वाले हो, इस साइड अगर अपना करियर अगर बनाने वाले हो, तो ये कोर्स तुम्हारे लाइफ में साथ रहने वाला है। लिटरली मैंने लास्ट ईयर बोला था और ये रियलाइज़ की स्टूडेंट्स ने ये बात, और इस बार भी यही बोल रहा हूँ, ठीक है? लाइफ में तुम्हारे साथ होने वाली जो कॉन्सेप्ट जो भी अपन पढ़ेंगे, जो भी आगे की चीज़ें तुम पढ़ोगे, जनरेटिव किसी भी फील्ड के अंदर जाओगे, कंप्यूटर विज़न, एनएलपी, एलएलएम किसी में भी जाओगे, ये फाउंडेशन तुम्हारे साथ रहने वाला है, ठीक है? ओके, कूल। सो ठीक है, आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। अच्छा एक मैं थोड़ा रेफरेंसेस वगैरह की बात और कर लेते हैं अपन। तो फर्दर रेफरेंसेस, तो पहली चीज़ तो मैं तुम्हें बताऊँ, गेट के लिए तैयारी कर रहे हो या तुम जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हें रेफरेंसेस नहीं पढ़ने हैं। क्यों? उसका रीज़न ये है, मैं और सब्जेक्ट में ज़रूर बोल सकता हूँ कि जैसे और सब्जेक्ट जैसे आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा, प्रोबेबिलिटी पढ़ा, स्टैट्स पढ़ा, वहाँ पे तुम बुक पढ़ लो, कोई इश्यू नहीं, क्योंकि वहाँ पे तुम 1 या 2 बुक से लगभग सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लोगे। बट ऐसा मशीन लर्निंग में नहीं। मशीन लर्निंग में कुछ टॉपिक्स एक बुक में अच्छे मिलेंगे, कुछ टॉपिक्स एक जो पर्टिकुलर टॉपिक है, वो भी 2-3 बुक को करके बनाया गया है यहाँ पे। 2-3 बुक को मिक्स करके क्या क्या बेटर अप्रोच हो सकती है। समझ रहे हो बात? तो क्योंकि ये जो कंटेंट डिज़ाइन किया है ना, उसमें भी मतलब ये रिसोर्स तो मैंने सिर्फ क्लासिकल मशीन लर्निंग के ऐड किया है। क्लासिकल मशीन लर्निंग मतलब जो अपना कंटेंट है 90% इन्हीं रिसोर्स के अराउंड है। तो ये जो 3 बुक है ओरिकियो, सीएस 229 का जो कोर्स है। तो किसी को बुक नहीं पढ़नी है। ये रिसोर्स मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मान लो तुम्हारा गेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, बाद में अगर तुम्हें किसी टॉपिक के अंदर और तुम्हें रिसर्च करना और उसको देखना है, तो उसके लिए तुम बुक रेफर कर सकते हो। ठीक है? तो बुक बता देता हूँ। पैटर्न रिकॉग्निशन एंड मशीन लर्निंग बाय एम बिशप। ठीक है? तो काफ़ी सारा कंटेंट अपना इस बुक से। ये जो बुक है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल लर्निंग, तो मेजरली जो अपना अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का पार्ट है ना, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, वो इस बुक से है। ये डूडा हार्ट, ये अच्छी बुक है, ठीक है? पैटर्न क्लासिफिकेशन। और एक ये कोर्स है, ये कोर्स जो है वो सीएस 229 कोर्स है, यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएगा। एंड्रयू एनजी का कोर्स है। तो एक जो अगर कोई भी ऐसा बोलता है ना कि एक रेफरेंस जो इसके अंदर है वो सफिशिएंट है, बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। एक रेफरेंस बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है तुम्हें इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और इतना टाइम नहीं है कि तुम 5 से 6 रिसोर्स को फॉलो करो और फिर पढ़ो, है ना? तो कब सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हो पाएगा, वो भी होगा या नहीं होगा वो पता नहीं। ये वाली बात है। इसलिए मशीन लर्निंग के अंदर मैं सजेस्ट करता हूँ कि कोर्स को करो अच्छे से। ठीक है? ओके, सो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 90% ऑफ द अपना कंटेंट है इन्हीं 4 रिसोर्स के अराउंड है। क्लासिकल मशीन लर्निंग का जो डीप लर्निंग का पोर्शन जो गेट के अंदर है, वो उसके रिसोर्स अपन अलग डिस्कस करेंगे जब उस टाइम अपन वो पढ़ेंगे, वाली बात। ठीक है? सो आई होप चीज़ें क्लियर हैं तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। है कि नहीं यार? बताओ? सो आगे बढ़ते हैं अपन और क्या करने वाले हैं आज? तो ये टेबल ऑफ कंटेंट है ना, मतलब ये चीज़ें सारी चीज़ें अपन आज डिस्कस करने वाले हैं।
तो पहले अपन बात कर लेते हैं ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। ह्यूमन डिसीजन मेकिंग का सेंस ये है कि एक ह्यूमन कैसे प्रेडिक्शन करता है, कैसे अपना एक इंट्यूशन डेवलप करता है और उस इंट्यूशन की हेल्प से कैसे वो डिसीजन लेता है। तो उसका उसको डिस्कस करने के लिए अपन एक एग्जांपल देखते हैं और वो एग्जांपल है रेन प्रेडिक्शन का। प्रेडिक्शन ऑफ रेन। देखो एक चीज तुमने एक्सपीरियंस करी होगी, जब जो अपने घर में ओल्ड एज लोग हैं, जैसे दादाजी हो गए, नाना जी हो गए, कई कई दिन ऐसे मौज मस्ती के अंदर या कभी भी ऐसे मतलब बता भी देते हैं अपने को कि आज बरसात हो सकती है, रेन हो सकती है आज, है ना। वो प्रेडिक्ट कर देते हैं रेन के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि उनको ये सेंस एकदम से सपना आ जाता है, ऐसा नहीं है। उनका पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा, उन्होंने पास्ट में कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करे होंगे, तो उसके बेस पे वो बताते हैं। तो उसमें कुछ फैक्टर को वो कंसिडर करते हैं, ऑब्वियसली कुछ फैक्टर देखते हैं, जैसे टेम्परेचर देख सकते हैं वो, है ना। जैसे मान लो एक फैक्टर क्या देख सकते हैं, टेम्परेचर देख सकते हैं। और एक फैक्टर क्या देख सकते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी देख सकते हैं। जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर डे टेम्परेचर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, टेम्परेचर मीडियम है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है ना, उस हिसाब से वो रेन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। या एक एक चीज और देखते हैं, वो है विंड डायरेक्शन, है ना। जो अपने दादाजी और नाना जी हैं, तीन फैक्टर के ऊपर अपना एक डिसीजन देते हैं, मतलब ऑब्वियसली वो जो प्रेडिक्शन है वो कर रहे हैं कि रेन होगा या नहीं होगा, वो सही गलत हो सकता है, वो अलग डिस्कशन है। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, प्रेडिक्शन की। ठीक है, तो अभी अपन मशीन लर्निंग के ऊपर नहीं आए, मशीन लर्निंग क्या है उसको डिस्कस करेंगे, बाद ही कहानी है वो, है ना। पहले अपन एक इंट्यूशन सोच रहे हैं कि कैसे ह्यूमन डिसीजन बनाता है। तो जैसे अपने दादाजी या नाना जी हैं, उनको रेन प्रेडिक्ट करनी होती है, तो वो कुछ फैक्टर्स देखते हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड डायरेक्शन। जैसे मान लो अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, क्या मतलब हुआ इसका, इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे मान लो कि किसी पर्टिकुलर डे पे टेम्परेचर मीडियम है, ह्यूमिडिटी हाई है, विंड डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट, मान लो ये डायरेक्शन। और जब अपन ने दादाजी नाना जी को पूछा, तो उन्होंने बताया कि अगर ऐसा है तो फिर तो रेन हो सकती है। समझ रहे हो बात। तो रेन हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से मान लो कोई पर्टिकुलर डे है, उस दिन टेम्परेचर मीडियम है और ह्यूमिडिटी लो है ना, और विंड डायरेक्शन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है। और जब अपन पूछेंगे अपने दादाजी या नाना जी से, तो बोलेंगे कि आज रेन नहीं होगी। मतलब प्रेडिक्शन है उनका, सही गलत वाली कहानी अलग बात है, ये उनका प्रेडिक्शन होगा। समझ रहे हो ना बात। इसी तरीके से टेम्परेचर हाई है, ह्यूमिडिटी हाई है, विंड डायरेक्शन नहीं है, तो बता देंगे कि हाँ आज रेन हो सकती है। समझ रहे हो बात। तो वो क्या कर रहे हैं, देखो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे डिसीजन ले रहे हैं, है ना। पास्ट में उन्होंने फ्रीक्वेंट पैटर्न ऐसे देखे होंगे, जब टेम्परेचर मीडियम रहा होगा, ह्यूमिडिटी हाई रही होगी, विंड के लिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन रही होगी, बार बार पैटर्न पास्ट के अंदर हुआ होगा, तो उनको एक इंट्यूशन डेवलप होगा कि हाँ इस दिन मोस्ट प्रोबेबली बरसात होती है, रेन होती है, ठीक है ना, ये वाली बात है। सो ये कहानी है। तो क्या कर रहे हैं, वो डिसीजन बना रहे हैं कुछ वेदर। अच्छा, ये क्या है, उनका पास्ट एक्सपीरियंस है ना। पास्ट में उन्होंने मान लो इनका पास्ट एक्सपीरियंस है। पास्ट में उन्होंने ये चीज देखी है कि किसी पर्टिकुलर डे पे टेम्परेचर हाई था, ह्यूमिडिटी हाई था, नॉर्थ टू साउथ, तो रेन हुई थी, है ना। या उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया, मान लो कि रेन होगी, ये रेन उनका प्रेडिक्शन है। या मान लो कि चलो मैं इसको प्रेडिक्शन हटा देता हूँ। मान लो ये ना, ये पास्ट का डेटा है ना, पास्ट का डेटा है, पास्ट एक्सपीरियंस है उनका। पास्ट एक्सपीरियंस है। पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि पास्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे दिन हुए होंगे, हजारों दिन ऐसे हुए होंगे, जिस दिन कुछ ना कुछ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड के साथ कुछ हुआ होगा, कोई कॉम्बिनेशन है। और किसी दिन रेन हुई होगी, किसी दिन रेन नहीं होगी, है ना। ये है। तो ये उनका पास्ट एक्सपीरियंस है। ये पास्ट एक्सपीरियंस को मैंने एज ए डेटा की फॉर्म में लिख दिया है। ये उनका क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस ही तो है ना। अरे है कि नहीं बताओ, ये उनका पास्ट एक्सपीरियंस है, उसको मैंने डेटा की फॉर्म में इसको लिख दिया है। तो इस तरीके से उनका पास्ट एक्सपीरियंस हो गया। इस पास्ट एक्सपीरियंस, ये डेटा बहुत बड़ा है, मैंने तो कुछ रोज में दिखा है। तो ऐसा हजारों के अंदर, हजारों दिन तक उन्होंने देखा होगा, मतलब ऑब्जर्व किया होगा, फिर कुछ फ्रीक्वेंट पैटर्न उनको लगे होंगे बार बार, तो वो डेवलप हो गए। वो पैटर्न, वो इंट्यूशन उनका डेवलप हो गया। और अब अपने दादाजी चिल हैं, तुम तो बस मुझे तीन चीजें बताओ, क्या क्या बताओ। तुम मुझे बस टेम्परेचर बताओ, ह्यूमिडिटी बताओ और विंड डायरेक्शन बताओ। हाँ हाँ, टेम्परेचर मुझे वो मत बताओ डिग्री सेल्सियस कितना है, नहीं नहीं, मुझे टेम्परेचर बताओ कि हाई है, मीडियम है, लो है। ह्यूमिडिटी बताओ कि हाई, लो है, मीडियम है ना। ऐसे कोई विंड डायरेक्शन बताओ, तो मेरे अपन रेन प्रेडिक्ट कर देंगे, है ना। ये वाली बात है। तो दादाजी नाना जो तीन चीजें चाहिए, टेम्परेचर, वो भी न्यूमेरिकल नहीं चाहिए, कैटेगरी में चाहिए भाई, ह्यूमिडिटी और विंड डायरेक्शन, ठीक है। और वो रेन प्रेडिक्ट कर देंगे। अब वो कितना उनका जो प्रेडिक्शन है वो कितनी बार सही रहता है, गलत रहता है, वो एक अलग डिस्कशन, ठीक है। तो आई होप दादाजी की बातचीत तुम समझ गए हो कि दादाजी क्या कर रहे हैं, है कि नहीं। अभी अपन चीजें डेवलप कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो सेंस फ्लो समझो, फ्लो के अंदर चलते हैं, बाकी सारा डिस्कशन अपन धीरे धीरे करेंगे। तो अब अपन एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एचआर हायरिंग बेस्ड ऑन कैंडिडेट डेटा, है ना। तो
इसका क्या मतलब है कि एचआर हायरिंग बेस्ड ऑन कैंडिडेट मतलब ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि जब किसी कंपनी में कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है और उस कंपनी का एचआर मैनेजर होता है जिसको उस कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है मतलब वो चेक करना है कि ये कैंडिडेट अपनी कंपनी के लिए सूटेबल हो सकता है नहीं हो सकता या प्रोडक्टिव हो सकता है नहीं हो सकता। तो उसके लिए उसका डेटा होता है कुछ, तो मान लो एक कैंडिडेट है उसका कुछ डेटा है, 10th मार्क्स, 12th मार्क्स, बीटेक है ना, बीटेक के मान लो मार्क्स, जीपीए हो गए। अगर मान लो उसने एमटेक कर रखी है तो एमटेक के हो गए, है ना। अगर मान लो एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंस है तो मान लो कि कुछ अवार्ड्स मिल रखे हैं, अवार्ड्स हो गए, कुछ सर्टिफिकेट हो गए, है कि नहीं। ये डेटा किसी कैंडिडेट का है, तो ये सारा डेटा कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट का किसके पास जाएगा, एचआर के पास जाएगा। और वो एचआर हायरिंग मैनेजर है, उसको ये डिसाइड करना है कि इस डेटा के बेस पे, इस डेटा के बेस पे डिसाइड करना है कि इसको ये जो कैंडिडेट है वो कंपनी के लिए सुटेबल है या नहीं है ना। तो उसने क्या होगा, जैसे मान लो उसकी कंपनी में क्या ना, उस कंपनी के एम्प्लॉय का डेटा होगा ऐसे, मान लो जो कंपनी है उसके एम्प्लॉयज का डेटा होगा, तो 10th के मार्क्स होंगे, उनके 12th के मार्क्स होंगे, ग्रेजुएशन के मार्क्स होंगे, एक्सपीरियंस होगा, और उनको हायर क्या नहीं हायर क्या वो यहाँ पे लिखा होगा, है ना। मतलब एम्प्लॉय का ऑब्वियसली ये तो हायर कर दिया तो एम्प्लॉय हो गए, और जिनको रिजेक्ट किया तो उनका भी डेटा उन्होंने लिखा हुआ है। अब उस कंपनी के जो डेटा है, उस कंपनी का जो डेटा है ना, कंपनी के डेटा के बेस पे, क्योंकि जिनको हायर किया है तो एक इंट्यूशन डेवलप हो जाता है ना। ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन टू पर्सन। एक इंट्यूशन उनका डेवलप हो जाता है कि किस कॉम्बिनेशन में, मतलब जिनके मान लो कि 10th 12th के मार्क्स होते हैं, अच्छे होते हैं, है ना, बीटेक के मार्क्स अच्छे होते हैं, तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव काम करते हैं, ज्यादा सूटेबल होते हैं कंपनी के लिए। अलग अलग क्राइटेरिया सबका इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में, चीज ऑब्जर्व करी होगी एक बेसिक सा। तो उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने एक बेसिक, जो एचआर मैनेजर है उन्होंने बेसिक सा रूल बनाया, है ना। इस तरीके से उनके पास डेटा था कि हाँ ये वाली चीज है, तो उन्होंने एक रूल बनाया भाई, एचआर मैनेजर ने एक रूल बनाया। क्या रूल बनाया, बेसिक रूल, ये डिपेंड कर सकता है पर्सन टू पर्सन, है ना। तो उन्होंने क्या रूल बनाया, इफ कैंडिडेट के जो ग्रेजुएशन मार्क्स हैं वो 75 से ज्यादा हैं, कैंडिडेट का एक्सपीरियंस 2 से ज्यादा है, देन हायर कर लो। अगर 12th के मार्क्स ग्रेटर देन 85 हैं, एक्सपीरियंस एक से ज्यादा है, तब हायर कर दो, अदरवाइज रिजेक्ट कर दो। इस तरह का कुछ भी नेव रूल, बेसिक सा रूल बना सकते हैं, ठीक है ना। अरे है कि नहीं बताओ। मैं जस्ट तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। मैं जस्ट तुम्हें क्या दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दो एग्जाम्पल अपन ने डिस्कस की, एक रेन प्रेडिक्शन, जो जहां अपने दादाजी रेन प्रेडिक्ट कर रहे थे, और वो तीन चीजें देख रहे थे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेन, और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड डायरेक्शन, ठीक है ना। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड डायरेक्शन। दूसरा जो अपन ने एग्जाम्पल देखा उसमें एचआर हायरिंग हो रही है, और उसमें कुछ डेटा कैंडिडेट का लिया जा रहा है, और उसके बेस पे ये कोई न्यू कैंडिडेट आएगा तो उसका ये कंडीशन चेक होगी, और उसके हिसाब से ये डिसीजन रूल उन्होंने बना दिया, हायर या नॉट हायर, ठीक है ना? वो वाली कहानी चलेगी। तो एक बार इन एग्जांपल्स को फिर से और डिस्कस करते हैं। ये तो पहला एग्जांपल क्या था, प्रिडिक्शन ऑफ रेन। तो अपने दादाजी तो थे वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड, ये तीन फैक्टर देख रहे थे। इनमें भी उनको वैल्यू नहीं चाहिए, है ना, लो मीडियम हाई चाहिए, ह्यूमिडिटी भी वैल्यू चाहिए, मतलब कैटेगरी चाहिए लो मीडियम हाई, और विंड डायरेक्शन, और इसके बेस पे वो कुछ प्रेडिक्ट कर रहे थे। तो ये जो प्रिडिक्शन है उसका जो इंट्यूशन है, उनको पास्ट एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली पास्ट एक्सपीरियंस कई बार उन्होंने फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट पैटर्न देखे होंगे, तो उसके बेस पे आया। अब अपन क्या कर रहे हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंस का उनके पास जो डेटा है ना, जो अपन डिस्कस किया था उसी तरह का डेटा मान लो, अब थोड़ा सा अपन ने क्या करा कि चलो थोड़ा एग्जैक्ट डेटा देते हैं, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन पास्ट डेटा की देते हैं, जिससे दादाजी या नाना जी उनका जो प्रिडिक्शन है थोड़ा और रिफाइन हो, जो प्रिडिक्शन एरर है वो कम हो, है ना। तो अपन ने क्या करा, इस तरह का डेटा दिया, पास्ट डेटा। ये देखो, किसी पर्टिकुलर डे पे टेम्परेचर दिया, ह्यूमिडिटी दिया, प्रेशर दिया, विंड स्पीड, डायरेक्शन, क्लाउड, ड्यू पॉइंट, बहुत कुछ दे दिया, है ना। और टेम्परेचर वैसे नहीं लो बेटे भाई, डिग्री सेल्सियस में सीधा, ह्यूमिडिटी देखो, प्रेशर देखो, समझ रहे हो बात। और उस पर्टिकुलर डे पे पास्ट में रेन हुआ होगा, है ना, इस दिन नहीं हुआ होगा, मतलब ये वाली कहानी। और अब अपन ने अपने दादाजी या नाना जी को बोला कि ये पास्ट डेटा है, और इसके बेस पे तुम अपना इंट्यूशन डेवलप करो, और हमें बताओ कि किसी पर्टिकुलर डे पे अगर अपन ये स्पेसिफाई कर दें कि उस पर्टिकुलर डे पे टेम्परेचर कितना है, उस पर एकदम न्यूमेरिकली, अगर ह्यूमिडिटी कितना है, प्रेशर कितना है, विंड स्पीड कितना है, डायरेक्शन, क्लाउड, ड्यू पॉइंट, यहां तक, और आप उस न्यू डेटा पॉइंट के लिए जो इसमें नहीं है पास्ट डेटा में, उस न्यू डेटा पॉइंट के लिए ये बता पाओ
प्रेडिक्ट कर पाओ कि रेन उस दिन होगा या नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे अपने दादाजी नाना जी, मुझे ये बता दो यार, क्या बोलेंगे भाई? क्या बोलेंगे? गुस्सा हो जाएंगे भाई, है कि नहीं? वो बोलेंगे ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो बस तुम तीन चीज बताओ, क्या नंबर वंबर दे दिया भाई, यहाँ पे क्या नंबर वंबर दे दिया, ये नहीं चलेगा। तुम मुझे ये बताओ, लो मीडियम हाई टेम्परेचर है या नहीं, ह्यूमिडिटी लो मीडियम हाई, और विंड की डायरेक्शन बताओ, ये क्या दे दिया, मुझे नहीं मतलब इनसे। मतलब वो इस इंफॉर्मेशन को, जो अपन ने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि एक लिमिटेशन हो गई एक तरह से ना, क्योंकि अपन ने उस प्रेडिक्शन को रिफाइन करने के लिए उन्हें इंफॉर्मेशन दी। दूसरी चीज ये है कि इस डेटा के अंदर, जैसे मान लो अगर उनका जो पास्ट डेटा था उसको वो एनालाइज कर रहे थे, उसमें उन्होंने फ्रीक्वेंट पैटर्न देखे। ऐसे भी पैटर्न हो सकते हैं जब रेन हुआ हो, और उतने फ्रीक्वेंट पैटर्न ना हो, रेयर पैटर्न हो, वो उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया कि ह्यूमन ब्रेन की एक कैपेबिलिटी है ना? इतने सारे फीचर्स, इतने सारे जो वेरिएबल्स या फीचर्स जो हैं, इनसे एक कंबाइन डिसीजन लेना, एक कंबाइन इंट्यूशन डेवलप करना, और जो फ्रीक्वेंट पैटर्न नहीं है उनको भी ऑब्जर्व करना, एक ह्यूमन ब्रेन के बाहर की चीज है। समझ रहे हो बात? तो ऑब्वियसली दादाजी का दिमाग खराब हो जाएगा, अपसेट हो जाएंगे वो। तो बोलेंगे तुम ही कर लो यार, मैं तो नहीं कर रहा, है कि नहीं? मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये काम तो तुम करो, है कि नहीं? इसी तरीके से मान लो, इसी तरीके से जो एचआर डिसीजन मेकिंग थी, उसके अंदर अपन ने जो डेटा है ना, जो डेटा है, वो अपन ने इस तरह का डेटा दिया, है ना? इस तरह का डेटा दिया कि भाई किसको हायर करना चाहिए, और ना अपन ने एम्प्लॉइज के हिसाब से दे दिया कि इसको हायर करना चाहिए था, इसको हायर नहीं करना चाहिए था, मान लो उसकी परफॉर्मेंस अपने उसके हायर करना चाहिए था, हायर नहीं करना चाहिए था, हायर करना चाहिए, ये वाली बात। और इसके बेस पे अपन ने जब उनसे बोला कि आप एक डिसीजन रूल बनाओ, तो एचआर है, उन्होंने एक बेसिक कुछ ऑब्जर्वेशन, जो फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन है, देख लिया होगा कंपनी के अंदर, है ना, एनवायरनमेंट के हिसाब से, कि इस तरह का कुछ उन्हें लगा, है ना, बेसिक सा उन्होंने डिसीजन रूल बना के दिया। पर ये तो बहुत बेसिक डिसीजन रूल है, जब अपन इतनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप तो सिर्फ ये दो तीन इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हो, अगर अपन इतनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इतनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इनको यूज करते हुए एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन रूल अपन चाहते हैं, है कि नहीं? क्योंकि उसमें हो सकता है कि कुछ चीजें होगी, ऑब्वियसली ह्यूमन ब्रेन से बाहर किया ना कुछ ऑब्जर्वेशन, तो अपन थोड़ा, मतलब उन्होंने पूछा किस तरह का अपने को डिसीजन रूल चाहिए, तो अपन ने एग्जांपल दिया कि चलो मैम देखो, ऐसा हमें रूल चाहिए, ऐसा ऐसा 10th के मार्क्स ग्रेटर देन 85, 12th के मार्क्स या बीटेक के मार्क्स, फिर उसमें कंडीशन लगाई अपन ने कि भाई ये हो सकता है क्या एमटेक के मार्क्स या एक्सपीरियंस, ये वाली चीज, फिर उसके अंदर अपन ने कंडीशन लगाई। समझ रहे हो बात? इसी तरीके से इफ में एल्स इफ, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर अपन ने कंडीशन लगाई, फिर यहाँ पे इतने सारे कॉम्बिनेशन, इतने थ्रेशोल्ड अपन ने बनाए। अपन ने मैम को बोला कि आप इस तरह का हमें डिसीजन रूल दो जिसमें कई सारे कॉम्बिनेशन हो, कई सारे थ्रेशोल्ड हो, तो क्योंकि उस डेटा का यूटिलाइजेशन हो। अरे बताओ, क्या इतना, इस डेटा से क्या इस तरीके का कॉम्बिनेशन सोच पाना क्या पॉसिबल है क्या ह्यूमन ब्रेन के लिए? नहीं। अपनी मैम तो बोलेंगी मैं तो चली, तुम ही कर लो भाई, है ना? तो मैम का दिमाग खराब हो गया, अपसेट हो गई, है कि नहीं? अपसेट हो गई वो। अब बताओ, अगर ये कहानी हो गई, तो क्या करेंगे? अच्छा पहले तो इसको देख लेते हैं, है ना, क्या हुआ, उसको देख लेते हैं। तो जैसे अपन ने वेदर प्रेडिक्शन डेटा था, है ना, तो अपन जो दो एग्जांपल है ना, उन्हीं को अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो दो एग्जांपल उन्हीं को अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, वन सेकंड, वन सेकंड। ओके, तो हाँ, अपन किसकी बात कर रहे थे? जो दो एग्जांपल अपन डिस्कस कर रहे थे, अपन उनकी बात करते हैं, ठीक है? सो देखो, फर्स्ट जो एग्जांपल था, मतलब वेदर प्रेडिक्शन, मतलब रेन होगा या नहीं होगा, तो उसमें क्या था, अपन सिर्फ किसके ऊपर, इंट्यूशन के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, कोई सिस्टमेटिक एनालिसिस अपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, है कि नहीं? और ह्यूमन डिसीजन मेकिंग है, वो स्ट्रगल करती है इंटरप्रेटिंग सो मेनी वेरिएबल, मतलब इतने सारे वेरिएबल अपन ने दे दिए, उनसे कोई एक इंट्यूशन डेवलप करने में, उनको इंटरप्रेट करना पॉसिबल नहीं है ना, साइमल्टेनियसली एक साथ, लीडिंग टू पोटेंशियल एरर इन प्रेडिक्शन, ठीक है? जो हायरिंग डेटा था, उसमें इतने कॉम्बिनेशन, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, एक ऐसा डिसीजन रूल चाहिए, उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन और थ्रेशोल्ड चाहिए। विद सो मेनी कॉम्बिनेशंस एंड थ्रेशोल्ड्स, द डिसीजन रूल बिकम्स इनफिजिबल टू मेक बाय ए ह्यूमन। ये क्लियर है क्या? बताओ, इतने कॉम्बिनेशन लगा के, इतने थ्रेशोल्ड लगाने के लिए, ये एक ह्यूमन ब्रेन के लिए इनफिजिबल हो जाएगा, है कि नहीं बात? सो नाउ मशीन टेक्स अ चार्ज, कौन संभालेगा जिम्मेदारी?
मशीन सँभालेंगी। तो मशीन भी सोचेंगे ये काम भी हमें ही करना पड़ेगा एंड वी से हेलो टू मशीन लर्निंग। तो अब शुरू करते हैं अपनी अपन मशीन लर्निंग। तो कहानी क्या है? देखो अपन आते हैं फर्स्ट एग्ज़ाम्पल की अपन बात कर लेते हैं। जब अपन ने ये डेटा दादाजी या नाना जी को दिया, तो अपसेट हो गए, है ना? वो तो चले गए ना कि भाई हम तो नहीं कर पाएँगे, ना तो यहाँ से दादाजी या नाना जी का काम रिप्लेस करना पड़ेगा किसको? उनको रिप्लेस करना पड़ेगा अपने को मशीन से। ये काम करेंगी मशीन। ये देखो, तो मशीन में ये डेटा दिया जाएगा, है ना? देखो, इंसान है वो तो एक्सपीरियंस कैसे करता है उसको पता लग जाता है बार-बार उसको खुद एक्सपीरियंस करता है तो उसको डेटा एक्सपीरियंस हो जाता है अपने आप ना। जैसे रेन प्रेडिक्ट कर रहे थे दादाजी नाना जी तो उन्होंने पास्ट में कई बार ये फ्रीक्वेंट पैटर्न देखे होंगे उसके हिसाब से उनका इंट्यूशन डेवलप हुआ और वो प्रेडिक्ट कर रहे थे। मशीन को कैसे वो एक्सपीरियंस होगा? तो वो एक्सपीरियंस लेने के लिए मशीन के अंदर ये पास्ट डेटा मशीन के अंदर जाएगा। समझ रहे हो बात? और इस पास्ट डेटा से अगर मान लो मशीन क्या काम करेगा यहाँ पे? मुझे एक बात बताओ, ये पास्ट डेटा है अपने पास। अब अपने को पास्ट में जो हो गया, है ना? वो तो हो गया। अब अपने को क्या चाहिए? फ्यूचर में प्रेडिक्ट करने के लिए चाहिए। तो मान लो किसी पर्टिकुलर डे पे अपने को प्रेशर भी पता है, मान लो मैक्सिमम टेम्परेचर वो भी पता है, मैक्स टेम्परेचर भी पता मिन टेम्परेचर भी पता है ना? ड्यू पॉइंट, ह्यूमिडिटी, क्लाउड, सनशाइन, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड यहाँ तक पता है भाई। है ना? ये थोड़ी पता होगा, ये तो अपने को प्रेडिक्ट करना है। ये अपने को किसी पर्टिकुलर डे पे पता है। तो मशीन का काम क्या है? जब ये पास्ट डेटा इस मशीन में जाएगा, इस पास्ट डेटा के हिसाब से इस मशीन का काम है एक ऐसा फंक्शन एफ डिजाइन करना, वो उस नए डेटा पॉइंट के लिए ये इनको एज ए इनपुट ले और क्या प्रेडिक्ट कर दे? रेन होगा या नहीं होगा, ये प्रिडिक्शन कर दे। अरे समझ रहे हो क्या बात? मशीन का काम क्या है? एक बेस्ट एफ इस डेटा के साथ, बेस्ट एफ का मतलब क्या है? अभी अपन डिस्कस करेंगे बेस्ट एफ का मतलब क्या है। तो इस डेटा के हिसाब से एक ऐसा फंक्शन एफ डिजाइन करना जो इन चीजों का इनपुट ले यहां तक और अपने को क्या बताए रेन होगा या रेन नहीं होगा, है ना? उस डेटा के लिए जो इसके अंदर नहीं है। अरे है कि नहीं बताओ बात? सही बात है ना? यही होना चाहिए मशीन का काम, है ना? फंक्शन आ जाएगा तो अपन वैल्यू रख देंगे और आंसर आ जाएगा अपना। बेस्ट है वो कैसे आएगा, बेस्ट है उसका डिस्कशन अपन करेंगे। इसी तरीके से जो एग्जाम्पल टू था, तो अपन ने मैम को बोला कि आप वो क्या बेसिक बेसिक रूल बनाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं रूल। तो मैम अपनी हो गई थी परेशान, वो उन्होंने बोला कि तुम ही कर लो फिर। तो अपन किसको ले आए? मशीन को। ये देखो, मशीन के अंदर क्या होगा? ये पास डेटा जाएगा और ये मशीन क्या करेगी बताओ? एक फंक्शन डिजाइन करेगी, वो क्या इनपुट में लेगा? यहां तक 10th 12th किसी न्यू कैंडिडेट की जिसका डेटा इसके अंदर नहीं है, 12th बीटेक प्रोजेक्ट एमटेक एक्सपीरियंस, है ना, अवार्ड सर्टिफिकेट, इतना डेटा लेगा इनपुट के अंदर। यहां से मैं लिख देता हूँ 10 से लेके सर्टिफिकेट तक। ठीक है, और अपने को क्या बताएगा कि उसको हायर करना चाहिए या हायर नहीं करना चाहिए। ये डेटा है अपने एम्प्लॉइज का कि उनको हायर करना चाहिए था या नहीं, या हायर करना चाहिए था, हायर करना चाहिए था, नहीं हायर करना चाहिए था, वाली बात। ठीक है, ओके, कूल। तो इतनी कहानी सब समझ गए क्या? तो मैं एक एग्जांपल और ले लूं, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का मतलब क्या है कि मान लो कि कोई जैसे रीजन हो गया, कोई कॉलोनी हो गई या कोई एरिया हो गया, उस एरिया के अंदर आपको एक हाउस खरीदना, आपको या किसी को भी हाउस खरीदना है। तो तुम्हारी कुछ रिक्वायरमेंट है ना, जैसे मान लो कि तुम्हें ना 1200 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए उसमें और नंबर ऑफ बेडरूम 3 होने चाहिए, नंबर ऑफ बेडरूम्स 3 होने, और उसकी तुम्हें उस एरिया के अंदर हाउस प्राइस जाननी होगी। तो अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास एक डेटा होगा, डेटा के अंदर क्या होगा? हाउस एरिया, उस एरिया में उस कॉलोनी के अंदर, और नंबर ऑफ बेडरूम्स हाउस का, है ना, और हाउस की प्राइस। हाउस की प्राइस मान लो कि ये प्राइस उनकी लिस्टेड है, कुछ हाउस की प्राइसेस लिस्टेड है या वो सोल्ड आउट हो गया अभी, मतलब सोल्ड आउट हुए हैं अभी के अभी, है ना, थोड़े दिन पहले। तो तुम्हें एक प्राइस का ये डेटा तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उसी कॉलोनी के अंदर तुम अगर किसी हाउस जिसका, जैसे मान लो हाउस एरिया मान लो 1000 था, 2 था, 1100 था, 1050 था, 2 था, 3 था, इनका कुछ प्राइस मान लो $1000 में लिख देते हैं, $1000, 160, 170.5, है ना, और इसमें देख लो 172.3, इस तरीके, ऐसे बहुत सारा डेटा था।
क्या करेंगे बताओ? जब इस तरह का डेटा हो और अपने को उसी कॉलोनी के अंदर, उसी एरिया के अंदर अपने को एक हाउस की प्राइस जाननी है, इसमें 1200 स्क्वायर फीट एरिया और नंबर ऑफ बेडरूम्स 3 हो, तो क्या करेंगे अपन? क्या करेंगे? इस डेटा को दे देंगे किसको? मशीन को दे देंगे, मशीन को। मशीन आ गई है। अब इस मशीन का काम क्या है? एक ऐसा फंक्शन ऐप डिजाइन करना, बताओ, जो क्या लेगा? अपने को किसी हाउस के बारे में 2 चीज़ें पता होंगी ना, हाउस एरिया और नंबर ऑफ बेडरूम्स। तो हाउस का एरिया एज़ अ इनपुट लेना और नंबर ऑफ बेडरूम्स एज़ अ इनपुट लेना। और अपने को क्या बताए? हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट कर दे। अरे है कि नहीं बताओ बात? कहानी क्लियर हो रही है क्या? कहानी क्लियर हो रही है? क्या करवा रहे हैं अपन फंक्शन मशीन से? मशीन का काम क्या है? एक बेस्ट फंक्शन डिजाइन करना। क्लियर है? तो अपन ने 3 एग्जांपल देख लिए यार, 3 एग्जांपल अपन ने देखे। याद आ रहा है सबको? 3 एग्जांपल देखे अपन ने, रेन प्रेडिक्शन का देखा, है ना? वहाँ पे पहले दादाजी और नाना जी क्या कर रहे थे? 3 फैक्टर देख रहे थे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड डायरेक्शन। फिर अपन ने थोड़ा डेटा जो है, थोड़ा और एक्यूरेट किया, वैल्यूज़, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रखी। तो दादाजी, नाना जी तो चल दिए। मशीन को लाना पड़ा। अब मशीन का काम क्या है? एक बेस्ट फंक्शन ऐप डिजाइन करना, जो भी इनपुट कुछ वेरिएबल्स लेगा और क्या प्रेडिक्ट करेगा किसी पर्टिकुलर डे पे, जिसका डेटा अपने पास ऑलरेडी अपन ने उसका मशीन को नहीं दिया, है ना? क्या प्रेडिक्ट करेगा? रेन होगा या नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल अपन ने एचआर का देखा कि कोई न्यू कैंडिडेट आएगा तो अपने पास डेटा है ऑलरेडी, उसमें कि अपने को पता है कि किसी को हायर करना चाहिए था, किसको हायर नहीं करना चाहिए था। तो उसके बेस पे अपन जो भी है एक डिसीजन रूल मशीन से बनवाएंगे। मशीन अपने को बेस्ट फंक्शन एक डिजाइन करने देगा, करके देगा, मतलब एक बेस्ट डिसीजन रूल। और उस डिसीजन रूल के हिसाब से अपन कैंडिडेट को हायर या रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल अपन ने देख लिया हाउस प्राइस का। ठीक है, तो हाउस प्राइस के अंदर भी अपन एक ऐसा फंक्शन डिजाइन करेंगे जो इनपुट में ले हाउस एरिया, नंबर ऑफ बेडरूम्स और अपने को क्या बताए? हाउस की प्राइस। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अपने को पता होगी, किसी न्यू हाउस जिसके बारे में अपने को इंक्वायरी करनी है, ये अपने को नहीं पता होगी। क्लियर है क्या कहानी? तो अगर इतनी कहानी क्लियर है तो अब अपन आगे चल सकते हैं और बात कर सकते हैं अपने फोर्थ एग्जाम्पल की। समझ रहे हो बात? एग्जाम्पल 4 है ना, वो है मार्केट सेगमेंटेशन। शुरू करेंगे कहानी। मार्केट सेगमेंटेशन, तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ तुम्हें। मान लो कि अपने ना एक ई कॉमर्स वेबसाइट कंपनी है, मान लो ई कॉमर्स, जैसे मतलब फ्लिपकार्ट हो गए, अमेजोन हो गया, स्नैपडील, जो भी है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो इस ई कॉमर्स वेबसाइट पे अपने को एक मार्केटिंग एड देना है ना, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड या जो भी है, अपने को रिटेन करने के लिए, कस्टमर्स को लाने के लिए ऐड देना है। तो किस तरह अपन ऐड दे सकते हैं? तो अपन ने क्या करा, अपने पास जो कस्टमर्स है ना, उनका डेटा था, जो भी अपने वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करते हैं, उनका डेटा था। उसमें 2 चीज़ें थी, एक तो उनकी इनकम, मान लो अभी के लिए मैं 2 चीज़ें ले रहा हूँ बस, एक तो इनकम और एक था स्पेंडिंग स्कोर। एक तो थी इनकम और एक था स्पेंडिंग स्कोर। इनकम और स्पेंडिंग स्कोर, ठीक है ना? तो एक कस्टमर का था, हाँ, एक इनकम थी, एक स्पेंडिंग स्कोर। स्पेंडिंग स्कोर मान लो कि 1 टू 10 के बीच था। जिसका स्पेंडिंग स्कोर ज्यादा होगा, मान लो 10, 9, 10 होगा, तो इसका मतलब उसका वो खर्चा अपनी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा करेगा, ज्यादा स्पेंड करेगा। और इनकम था ना, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी इनकम की, है स्पेंडिंग स्कोर होगा, यहाँ पे इनकम होगी, वैल्यू होगी, स्पेंडिंग स्कोर होगा। तो अपन ने क्या करा, इस डेटा को एक बार थोड़ा प्लॉट करके देखा। तो एक ऑब्जर्व करने की कोशिश करी अपन ने, देखो और चीजों को इग्नोर करो। तो यहाँ पे जब अपन ने प्लॉट किया ना, कुछ वैल्यूज, जैसे यहाँ पे अपन ने इनकम लिया और यहाँ पे स्पेंडिंग स्कोर लिया। तो कुछ जो डेटा पॉइंट्स थे वो यहाँ पे आए, कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे आए, कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे आए। तो अपन एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे 3 ग्रुप बन रहे हैं, है ना? एक ग्रुप जो बन रहा है उसकी इनकम, इनकम तो इतनी नहीं है, बट वो और उनका स्पेंडिंग स्कोर, मतलब वो खर्चा भी कमी करते हैं, है ना? इनकम, हाँ सॉरी, इनकम ज्यादा है उनकी, इनकी इनकम ज्यादा है, देखो इनकम ज्यादा है ना, और स्पेंडिंग स्कोर मतलब खर्चा जो है वो कम करते हैं। इनकी इनकम ज्यादा है और वो खर्चा भी खूब करते हैं। इनकी क्या है, इनकम कम है और खर्चा ज्यादा करते हैं। समझ रहे हो बात? तो अपन ने जब इसको प्लॉट किया तो एक ऑब्जर्वेशन किया अपन ने कि 3 तरीके के ग्रुप अपन बना सकते हैं, क्योंकि ये तो इजी है इसको ऑब्जर्व करना, क्योंकि डेटा पहले अलग अलग तुम्हें दिख रहा है ना। तो ऐसा कुछ ज्यादा ऑब्जर्वेशन करनी है, सीधा तुम प्लॉट करोगे दिख गया तुम्हें साफ साफ, है ना? तो ऐसा हर बार नहीं होता, तुम्हें वो करना होता है, उसकी बात अपन बाद में करेंगे, ठीक है? सो अब देखो, अब इस डेटा से तुम एक मार्केटिंग ऐड देना चाहते हो और ये डेटा है तुम्हारे पास। तो तुम्हें ये ऑब्जर्वेशन हो गया डेटा को देखते कि 3 ग्रुप्स हैं, 3 कैटेगरी के लोग हैं उसमें, जिनमें एक क्या है, जिनका इनकम ज़्यादा है, जिनका स्पेंडिंग स्कोर भी ज़्यादा है। इनकम ज़्यादा बट स्पेंडिंग स्कोर कम है, कहीं इनकम कम है और स्पेंडिंग स्कोर ज़्यादा, 3 कैटेगरी के लोग हैं। तो अपन क्या चाहते हैं
कि अगर मान लो कोई नया कस्टमर अपनी वेबसाइट के ऊपर आता है ना? और न्यू कस्टमर को मान लो अपन ऐड दिखाना चाहते हैं स्टार्टिंग के अंदर कुछ भी, तो पहले अपन ना उसको उन तीनों में से किसी ग्रुप में डाल दें। समझ रहे हो बात? कोई ग्रुप असाइन कर दें उसको, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, और जैसे उस ग्रुप में असाइन करें उस हिसाब से उसको ऐड दे दें। जैसे इसका मतलब क्या हुआ? मान लो इसका मतलब क्या हुआ जो मैं बता रहा हूँ, कि जैसे अपने पास एक ग्रुप के जो कस्टमर्स हैं, उनका इनकम ज़्यादा है और स्पेंडिंग स्कोर भी ज़्यादा है, तो उनको अपन ऐसे नहीं कि जो जनरल आइटम्स है, चीप आइटम्स, उन पे डिस्काउंट दिखाएँगे, ऐसा नहीं है। वो उनकी इनकम भी अच्छी है, स्पेंडिंग खर्चा भी अपनी वेबसाइट मतलब रिटेन जुड़े हुए हैं अपनी वेबसाइट, तो अपन क्या चाहते हैं, उनको रिटेन करना चाहते हैं। हाँ, उन कस्टमर्स को अपन खोना नहीं चाहते, रिटेन करना चाहते हैं। तो उनके लिए कुछ कोई इस तरह के ऐड ले आएँगे कि उनको कोई मेंबरशिप कार्ड ले आए, है ना? या कुछ कोई प्रीमियम आइटम्स जो थे, उनके ऊपर उनको स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं अपन, वो वाली बात है। दूसरे मान लो दूसरा ग्रुप ये है जिसके अंदर उनकी इनकम तो ज़्यादा है बट वो खर्चा उतना नहीं कर रहे, इसका मतलब वो अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं है, वो कहीं और कर रहे हैं, तो उनको वेबसाइट पे कैसे लाया जाए? तो अगर वो किसी और वेबसाइट के ऊपर कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके स्पेशलाइज़्ड आइटम लाए जाएँ, या और कोई वेबसाइट के ऊपर कुछ जो प्रीमियम आइटम होते हैं, जिनकी अच्छी प्राइस होती है, उनके ऊपर डिस्काउंट लाया जाए। कुछ इस तरीके का ऐड उनको दिया जाए। और कुछ ऐसे हैं, तीसरा ग्रुप है वो क्या है, जिनके इनकम कम है और स्पेंडिंग स्कोर ज़्यादा है ना? तो उनको क्या ऐसे आइटम दिखाए जाएँ, उनको प्रीमियम आइटम दिखाने का सेंस नहीं, उनको ऐसे आइटम दिखाए जाएँ जहाँ पे अपन ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। ठीक है ना? ये वाली बात। तो ग्रुप वाइज़ अपन क्या कर सकते हैं, ऐड दे सकते हैं। तो अपन क्या चाहते हैं, देखो सेंस क्या है, अभी तो जब अपन इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो एग्जांपल 4 है ना, अभी जो अपना मशीन लर्निंग स्टार्ट होने वाला है, मेन फोकस अपना एग्जांपल 1, 2, 3 पे होने वाला है। एग्जांपल 4 का मैं तुम्हें एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, है ना? इसकी क्लैरिटी तब आएगी जब अपन इसको डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अपने पास टॉपिक है पूरा कंप्लीट, है ना? कंप्लीट चैप्टर है। है ना? इसके अंदर 2 मशीन लर्निंग की टेक्निक्स अभी मैं बता देता हूँ। सुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग, ये पूरा अनसुपरवाइज़्ड मशीन लर्निंग यही है, ठीक है ना? अभी तो करेंगे उसके बारे में बातचीत अपन करेंगे। तो एक मैं जस्ट तुम्हें ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो डेटा है, वहाँ पे अपने को कुछ प्रेडिक्ट नहीं करना है ना? कुछ प्रेडिक्ट अपने को नहीं करना है, अपने को ग्रुप्स बनाने हैं। उस डेटा को ग्रुप्स या इसको क्लस्टर भी बोल देते हैं, क्लस्टर में डिवाइड करना है, ग्रुप्स में डिवाइड करना है ना? तो यहाँ पे टास्क थोड़ा अलग हो जाता है, यहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, अपने पास डेटा होगा और उस डेटा को जैसे डेटा होगा, उस डेटा को मशीन से देंगे और 3 अच्छे-अच्छे ग्रुप्स जो है वो मशीन बना के देगी, बेस्ट ग्रुप्स। इसका क्या मतलब है बेस्ट ग्रुप्स का? जब अपन चीज़ें डिटेल में करेंगे तो क्लैरिटी आएगी, है ना? अभी मैं तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो हो सकता है तुम्हें उतनी क्लैरिटी इस एग्जांपल फॉर में अभी के लिए ना आई हो, बट जैसे-जैसे अपन करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। डोंट वरी अबाउट दैट। अरे बताओ यार, इतनी कहानी क्लियर है क्या? अगर इतनी कहानी क्लियर है तो अब अपन बात कर ही लेते हैं कि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग है क्या? वैसे जो अभी अपन डिस्कशन कर रहे थे ना, वही मशीन लर्निंग है। क्या कर रहे हैं अपन? एक डेटा है, इस डेटा को अपन किसमें फीड कर रहे हैं? मशीन में, क्योंकि अपन ने ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया है। और इस मशीन का काम क्या है? अपने को एक बेस्ट ऐप डिजाइन करके देना, वो जो कुछ इनपुट में लेगी, इनपुट, और कुछ प्रेडिक्ट करेगी। समझ रहे हो बात? यही है मशीन लर्निंग। डेटा मशीन को जाएगा और उस पास्ट डेटा या जो जो भी डेटा, पास्ट डेटा नहीं बोलना चाहिए, जो भी डेटा है जो मशीन को गया है, उसके बेस पे मशीन बेस्ट ऐप डिजाइन करेगी। बेस्ट ऐप का क्या मतलब है, वो क्लियर होगा अभी धीरे-धीरे, है ना? वो बेस्ट ऐप मशीन डिजाइन करके अपने तो उसी को मशीन लर्निंग बोलते हैं। बेसिक इसकी जो डेफिनेशन हो तुम देख सकते हो। साइंस ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग मतलब अपन एक डिजाइन करेंगे ना, प्रोग्राम करेंगे फंक्शन। कंप्यूटर्स मतलब मशीन, सो दे कैन लर्न फ्रॉम द डेटा। लर्न का मतलब क्या है भाई? अरे लर्न फ्रॉम द डेटा का मतलब क्या है? डेटा फीड कर रहे हैं अपन, तो उससे सीख रहा है। उसी उसी लर्निंग के हिसाब से बेस्ट फंक्शन डिजाइन हो रहा है। ये मशीन लर्निंग है। तो की आइडिया क्या है? इन फंक्शन ऑफ इनपुट वेरिएबल्स इज इक्वल टू आउटपुट। ये बेस्ट ऐप जो फंक्शन है, बेस्ट ऐप डिजाइन करना, यही मतलब की आइडिया है मशीन लर्निंग का। ठीक है? तो गोल क्या है अपने का? फाइंड द बेस्ट रिलेशन एफ बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अरे बताओ है कि नहीं बात? क्लियर है क्या कहानी जो मैंने बोली मशीन लर्निंग के बारे में? ठीक है, सो ये है मशीन लर्निंग। तो अब अपन बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए ना मैं एक बार डेटा सेट ही बना लेता हूँ यार, है ना? डेटा सेट ही बना लेता हूँ। तो जैसे मान लो कि अ, ये डेटा था मेरे पास, तो उसमें कुछ फीचर्स मैंने मान लिए x1 x2। जैसे मान लो अपना रेन प्रेडिक्शन था ना, रेन प्रेडिक्शन था, तो उसमें प्रेशर, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर से लेके यहाँ पे कुछ था, है ना? यहाँ पे क्या था बताओ?
यहाँ पे कुछ था। हाँ, विंड स्पीड है ना, मान लो विंड स्पीड है ना, विंड स्पीड था। वहाँ तक, है ना? और फिर उसके बाद क्या था, रेनफॉल था। ओके, सो x1, x2, x3 और यहाँ पे जो विंड स्पीड है उसको मैं xd बोल देता हूँ और वो होता बाद में रेनफॉल है उसको मैं y बोल रहा हूँ। क्यों y बोल रहा हूँ अभी क्लियर होगा। तो क्या बोल रहा हूँ? y रेनफॉल है और ये xd तक था तुम्हारा विंड स्पीड। तो प्रेशर, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर और विंड स्पीड। इस तरीके से तुम्हारा डेटा है। इसको मैंने y बोला है। क्यों y बोला तुम्हें क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से डेटा, अरे यार, ठीक है। इस तरीके से रोज है डेटा में। तो x1 से लेके xd मैंने डेटा लिखा है और y लिखा है। क्लियर है क्या सबको? है ना? अभी के लिए y क्या है? जैसे रेन प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो रेनफॉल हो गया, है ना? है कि नहीं? जैसे मान लो कि अगर अपन रेन प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो रेनफॉल हो गया, मान लो y। अगर अपन बात कर रहे हैं किसकी, हायर करना चाहिए नहीं हायर करना चाहिए, तो वो वाला कॉलम हो गया, है ना, डिसीजन वाला। या अपन हाउस प्राइस की बात कर रहे हैं तो ये हाउस का प्राइस हो गया। ये y मैंने बोला है। तो अपन मशीन लर्निंग में क्या करते हैं, इस डेटा को एक मशीन में फीड करते हैं और उस मशीन का काम क्या है, बेस्ट फंक्शन, एक मशीन में जाता है डेटा मशीन के अंदर, उस मशीन का काम क्या है, बेस्ट फंक्शन एफ डिजाइन करना। वो एफ में बताओ इनपुट में क्या लेगी, यहां तक लेगी, ये तो क्लियर है सबको, एक्स डी तक लेगी, x1 से एक्स डी। अरे है कि नहीं बताओ, है ना? अभी अपन ने इसके अंदर जो फोर्थ एग्जांपल अपन ने किया था मार्केट सेगमेंटेशन, उसको नहीं रख रहे, थर्ड तीन एग्जांपल तक अपन ने रखा। ओके, सो x1, x2, x3 से लेके xd, और क्या पता लगेगा यहाँ पे, जो भी आउटपुट है वो प्रेडिक्शन हो जाएगा। तो एक्चुअल वैल्यूज है, यहाँ पे प्रेडिक्शन होगा न्यू डेटा पॉइंट के लिए। तो जो मशीन एक फंक्शन ऐप डिजाइन करती है जिसमें जो इनपुट जाता है ना, जो इनपुट जाता है उनको बोलते हैं अपन इनपुट वेरिएबल्स। और जिस वेरिएबल को वो प्रेडिक्ट करती है, जिस वेरिएबल को वो प्रेडिक्ट करती है वो क्या होता है, आउटपुट वेरिएबल। अरे समझ रहे हो क्या बात, समझ रहे हो? तो जब मशीन फंक्शन एफ डिजाइन करती है तो उसमें जो इनपुट जाता है वो क्या, इनपुट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही बोलते हैं। इंडिपेंडेंट की वजह से मान लो एफ ऑफ एक्स है यार, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू तुम कुछ भी ले लो। अगर मान लो इसको मैं कुछ वाई डैश के इक्वल मान लो, तो ये वाई डैश डिपेंडेंट हो गया ना, ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा बेसिक। तो इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही बोल देते हैं, है ना, इनपुट फीचर है, इनपुट वेरिएबल बोल देते हैं। अच्छा, जो तुम प्रेडिक्ट कर रहे हो, जो तुम प्रेडिक्ट कर रहे हो, यहाँ पे क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो, पहले एग्जांपल में रेनफॉल, दूसरे एग्जांपल में हायर करना चाहिए नहीं हायर करना चाहिए, तीसरे एग्जांपल में हाउस प्राइस। तो जो चीज तुम प्रेडिक्ट कर रहे हो और वो अपने डेटा के अंदर प्रेजेंट है, समझ रहे हो बात, डेटा के अंदर प्रेजेंट है, उस वेरिएबल को अपन क्या बोलेंगे, आउटपुट फीचर या लेबल या आउटपुट लेबल जो भी है, या आउटपुट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ गए बात? तो ये यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ना। तो इनपुट फीचर जैसे ये एग्जांपल लिया था, x1, x2, x3, x4, x5, यहाँ पे लेबल्स हैं। तो ये देखो इनपुट फीचर्स और आउटपुट लेबल्स। अरे है कि नहीं बताओ बात, क्लियर है क्या कहानी सबको, है ना? तो अब जो डेटा है देखो, जो डेटा है वैसे इसको स्प्लिट करेंगे अपन ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्ट के अंदर। तो अभी के लिए तो ध्यान रखो ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग में कौन सा है, जो डेटा अपनी मशीन के अंदर फीड हो रहा है जिससे बेस्ट फंक्शन डिजाइन हो रहा है, वो डेटा कौन सा है, ट्रेनिंग डेटा। अभी के लिए ध्यान रखो। वैलिडेशन और टेस्ट के बारे में डिस्कशन अपन बाद में करेंगे, है ना, अभी नहीं करेंगे। ट्रेनिंग का सेंस समझ गए, जिस डेटा के बेस पे अपना फंक्शन एफ डिजाइन हो रहा है, बेस्ट एफ डिजाइन हो रहा है, वो कौन सा डेटा है, पूरा डेटा नहीं है, वो ट्रेनिंग डेटा है। तो इसकी क्लैरिटी आएगी आगे क्लासेस में। तो आई होप इतनी चीजें क्लियर है सबको। अरे है कि नहीं बताओ यार। तो अगर इतनी चीजें क्लियर है तो अपन टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग की बात कर लेते हैं कि मशीन लर्निंग कितने तरह की होती है। सो देखो, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, सुपरवाइज मशीन लर्निंग, है ना, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, सेमी सुपरवाइज और एनफोर्समेंट। तो अपने को जो पढ़नी है और सिलेबस में है वो है सिर्फ सुपरवाइज मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज। जो भी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें यही पढ़ने है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। अभी के लिए अपन इन पे फोकस नहीं करेंगे, तो इनकी बात भी अपन नहीं करें, ठीक है। इसकी बात करेंगे अपन सुपरवाइज मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की बात करेंगे, ठीक है ना, ये वाली बात है। तो पहले तो बात कर लेते हैं यार सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या है ना। सो देखो मैं तुम्हें बेसिक
मैं तुम्हें कोई डेफिनेशन नहीं लिखाऊँगा सुपरवाइज़ मशीन लर्निंग क्या है? सुपरवाइज़ मशीन लर्निंग। तो तुम्हें कोई डेफिनेशन नहीं लिखाने वाला। तुम्हें ध्यान कैसे रखना है वो समझा रहा हूँ तुम्हें। सुपरवाइज़ मशीन लर्निंग का मतलब है, देखो मशीन लर्निंग होती क्या है? मशीन लर्निंग के अंदर तुम क्या करते हो? डेटा होता है, उस डेटा को मशीन में फीड करते हो और उस मशीन का काम है एक फंक्शन डिजाइन करना, जो कुछ इनपुट लेती है और कुछ आउटपुट देती है। अगर ये आउटपुट वाली चीज़ जो प्रेडिक्शन अपना होने वाला है, वो अपने डेटा में एज़ ए वेरिएबल प्रेजेंट हो, तब उस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को अपन सुपरवाइज़ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बोलेंगे सिंपल। क्या मतलब हुआ इसका? अगर मैं बात करूँ, है ना? इसमें मैं लिख देता हूँ पहले आउटपुट, या इसको बोलता हूँ लेबल, तो लेबल ही बोलते हैं, लेबल बोल देता हूँ। लेबल प्रेजेंट, लेबल इज़ प्रेजेंट। तो लेबल डेटा के अंदर प्रेजेंट है। क्या मतलब हुआ इसका, मैं इसको समझाता हूँ तुम्हें, है ना? लेबल डेटा जैसे मतलब समझो इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल पे लेके चलते हैं अपन, देखो फर्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं अपन। कौन से एग्जांपल पे? फर्स्ट एग्जांपल पे अपन चलते हैं। 1 सेकंड ज़्यादा आगे चलेगा। तो फर्स्ट एग्जांपल की अपन बात करते हैं। मैंने क्या बोला? जब अपन देखो डेटा को मशीन में फीड करेंगे, मशीन का काम क्या है? बेस्ट फंक्शन ऐप डिजाइन करना। तो जो अपना प्रेडिक्शन है रेन, क्या वो अपने डेटा में प्रेजेंट है क्या? एज़ ए कॉलम, क्या है क्या? है? ये सुपरवाइज़ मशीन लर्निंग है। सिंपल। हाँ, इसी तरीके से हायरिंग की बात कर लेते हैं अपन। अगर हायर कर रहे हैं मतलब कैंडिडेट को हायर करना चाहिए या नहीं हायर करना चाहिए? ये जो अपना प्रेडिक्शन होने वाला है, क्या ये अपने डेटा में है क्या? है। डिसीजन अपन ले रहे हैं, हायर करना चाहिए, नहीं हायर करना चाहिए, हायर करना चाहिए, नहीं। जब अपन हाउस प्राइस प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं अपन? हाउस की प्राइस। क्या हाउस की प्राइस अपने डेटा में प्रेजेंट है क्या? है। ये क्या है? सुपरवाइज मशीन लर्निंग। अपन फोर्थ एग्जांपल पे चलते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन, वहां पे अपन डेटा से 2 या 3 जो है बेस्ट ग्रुप्स बनाएंगे। क्या ग्रुप से रिलेटेड कुछ भी क्या इस डेटा में है क्या? नहीं है। यहाँ पे कोई लेबल प्रेजेंट नहीं है। ग्रुप्स नाम की कोई चीज है ही नहीं डेटा के अंदर। अरे समझ रहे हो क्या बात? ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग नहीं है। अरे बताओ है कि नहीं? क्लियर हो रही है कहानी? तुम बता रहा हूँ। हाँ, तो ये वाली बात है सुपरवाइज मशीन लर्निंग। ठीक है, लेबल इज प्रेजेंटेड। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये आउटपुट वेरिएबल अपने डेटा के अंदर होगा, और अपने पास सिस्टम के अंदर आउटपुट वेरिएबल होगा, तो ऑब्वियसली इनपुट तो होंगे ही, उसके साथ साथ आउटपुट होगा। जैसे यहाँ पे ग्रुप है, तो ग्रुप कोई वेरिएबल नहीं है, आउटपुट है, एज ए वेरिएबल है, डेटा के अंदर प्रेजेंट है, उसको लेबल प्रेजेंट अपने पास। इसलिए इसको ऐसे बोल देते हैं कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग का मतलब ये होता है कि इनपुट से आउटपुट के बीच की मैपिंग होती है। उसका सेंस ही यही है। इनपुट एक फंक्शन में डालोगे तो आउटपुट वेरिएबल या लेबल तुम्हें मिलेगा, हाँ, जो अपने डेटा के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फंक्शन दैट मैप्स इनपुट फीचर टू द करेक्ट आउटपुट लेबल्स यूजिंग लेबल्ड डेटा। डेटा के अंदर लेबल प्रेजेंट। क्लियर है क्या कहानी सबको? सुपरवाइज मशीन लर्निंग की कहानी क्लियर है क्या? बेसिक जो मैंने बताया, बस किससे देखना है? डेटा के अंदर अपना जो जो भी अपन प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो डेटा के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। सिंपल। अगर अपन ने ये कहानी कर ली है, तो अब अपन एक डिस्कशन और करते हैं, और वो है टाइप्स ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग। है ना? वो कैसे कैटेगराइजेशन अपन करेंगे उसको डिस्कस। ठीक है। अच्छा हाँ, तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग के 3 एग्जांपल अपने हो गए, रेन प्रेडिक्शन, एचआर वाला, और हायरिंग सॉरी हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। ठीक है, डन। ओके, सो अब अपन बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग, है ना? तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग को 2 कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं। और अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देना अभी, है ना? फंसोगे जब ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में पूछे जाएंगे, तुम फंसोगे। बेसिक बेसिक चीजों पे क्वेश्चन टेस्ट में पूछे जाएंगे जो अपन टेस्ट लेंगे। ठीक है। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग का मतलब क्या है? जो तुम्हारा आउटपुट फीचर का मतलब क्या है? आउटपुट फीचर जो तुम प्रेडिक्ट करने वाले हो वो आउटपुट फीचर। तो सिर्फ जो कैटेगराइजेशन ये हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक ही चीज देखनी है, क्या? आउटपुट फीचर, बेस्ड ऑन आउटपुट फीचर, उसी के ऊपर ये कैटेगराइजेशन होगा। अगर ये जो आउटपुट फीचर है,
ये जो लेबल है, अगर वो कंटिन्यूअस वैल्यू ले रहा है रियल लाइन के ऊपर, मान लो जब अपन हाउस प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे थे, एग्जांपल ऑफ हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, तो हाउस प्राइस अपन जब प्रेडिक्ट करेंगे तो हाउस प्राइस वो कुछ भी ले सकता है, मान लो 160.23 ले लिया, मान लो 160, जब अपन प्रेडिक्शन बनाएंगे 161.25 आ गया, है कि नहीं, कुछ भी वैल्यू ले सकता है, कोई भी कंटिन्यूअस वैल्यू ले सकता है। जब अपना आउटपुट फीचर कोई भी कंटिन्यूअस वैल्यू ले सकता है तो उसको बोलते हैं, उस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को बोलते हैं अपन रिग्रेशन। बस इसी के ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या देखना है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन डिसाइड करते टाइम आउटपुट फीचर। ठीक है, अच्छा रिग्रेशन। दूसरा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब जो आउटपुट फीचर है ना, कुछ फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज लेता है। क्या लेता है? कुछ फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज लेता है। सेट ऑफ वैल्यूज, जैसे मान लो मैं एग्जांपल तुम्हें, रेन प्रेडिक्शन वाला, रेन होगा, आउटपुट फीचर दो वैल्यू ले रहा है, रेन होगा रेन नहीं, मान लो रेन होने को 1 बोल दो, रेन नहीं होने को 0 बोल दो, तो आउटपुट फीचर दो ही वैल्यू ले रहा है, 1 या 0। कई बार कुछ फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 हो गई, समझ रहे हो, कुछ फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज लेगा। अरे बताओ क्लियर है क्या कहानी? ये वाली बात है। तो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में जो तुम्हें ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो कैटेगराइजेशन हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के बेस पे हुआ है, और वो क्या है, बेस्ड ऑन आउटपुट फीचर, और कुछ भी तुम्हें नहीं देखना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं देखना है। ये क्लियर है क्या बात? तो थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेता हूँ रिग्रेशन के बारे में, एक बार, एक रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में ना, एक थोड़ा डिस्कशन और कर लेते हैं। तो पहले रिग्रेशन की बात कर लेते हैं। अपन बात करते हैं हाउस प्राइस वाला ना, तो वो एग्जांपल अपन ले लेते हैं, हाउस प्राइस वाला जो डेटा है। तो हाउस प्राइस का डेटा था, उसके अंदर दो चीजें थी, दो इनपुट फीचर थे, मैं उनको X1 और X2 बोल रहे हैं, याद आ रहेंगे सबको? X1 क्या था? अरे X1 क्या था बताओ? एरिया था। X2 क्या था? नंबर ऑफ बेडरूम्स थे। और डेटा के अंदर क्या था यहाँ पे? प्राइस था। अरे है कि नहीं, हाउस प्राइस, समझ रहे हो बात? अब अपने को पता है कि हाउस प्राइस और आउटपुट फीचर, क्योंकि अपन क्या करेंगे, एक ऐसा फंक्शन ऐप डिजाइन करेंगे जो इनपुट में लेगा एरिया मतलब X1 और X2 नंबर ऑफ बेडरूम्स, और अपने को क्या बताएगा, हाउस की प्राइस बताएगा, प्रेडिक्ट करेगा भाई हाउस की। इसको वाई मत लिख देना भाई वो एक्चुअल वैल्यूज है, नहीं अपन प्रेडिक्शन होगा, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, प्रेडिक्टेड वैल्यू, वो तो एक्चुअल वैल्यू है किसी डेटा पॉइंट की। ओके, तो अब मुझे एक बात ये बताओ, अगर मान लो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस वैल्यू देगा फंक्शन, तो मान लो उसने एक फंक्शन डिजाइन किया, मान लेते हैं कि एक, मान लो उसने फंक्शन डिजाइन किया ax1, मान लो अपन ने कंस्ट्रेंट लगा लिया कि मान लो कि लीनियर फंक्शन होना चाहिए ax1 प्लस bx2, और अब मशीन ने, जो मशीन है उसने बेस्ट, क्योंकि अब अपन ने ये कंस्ट्रेंट लगा दिया, उस कंस्ट्रेंट के साथ मशीन अपना बेस्ट काम करेगी, और वो बेस्ट ए और बी को लेके आएगी। मान लो कि मशीन ने बेस्ट ए और बी को लेके आ गई मशीन, है ना, तो ये कुछ 0.3 और ये कुछ 100, है ना, या 10 जो भी है, 10 ऐसा कुछ 0.3, इस तरीके से ए और बी की ऑप्टिमल वैल्यू कुछ भी आ सकती है, मैंने एग्जांपल दिया है ना, फॉर एज एन एग्जांपल। तो कोई पर्टिकुलर हाउस प्राइस, मान लो किसी घर की तुम्हें चाहिए, तो हाउस एरिया कितना था, 1200 रख दो यहाँ पे, और यहाँ पे 3 रख दो, और प्राइस निकाल लो, ये कंटिन्यूस वैल्यू तुम्हें दे देगा। ऐसे ही अगर मान लो इन दो वेरिएबल के अंदर तुम कोई फंक्शन, मान लो लीनियर का कंस्ट्रेंट अपन नहीं लगाते, मान लो इस तरह का फंक्शन आता 2x1 स्क्वायर माइनस 0.5x1x2 प्लस 0.3x2 का क्यूब, कुछ भी आ सकता था यार, कुछ भी कर्व की इक्वेशन आ सकती थी, है कि नहीं? अगर मान लो थोड़ा सा इसको मैं और अगर दिखाना चाहूँ, तो अ, मान लो, अगर मान लो अपना इनपुट फीचर जो है ना एक ही है, मान लो अपने पास, फिर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, तो इनपुट फीचर मान लो एक ही है एक्स, ठीक है, और एक आउटपुट फीचर है वाई। तो यहाँ पे जब अपना प्रेडिक्शन होता, प्रेडिक्शन, तो प्रेडिक्शन जो एफ ऑफ एक्स आता, वो कुछ भी आ सकता था, मान लो 2x+3 लीनियर भी आ सकता था, है ना, ऑप्टिमल, या मान लो 4x² भी आ सकता था, मान लो 4x³ माइनस 4x² माइनस 2x+3, कुछ पैराबोला भी आ सकता था, इस तरह का, मतलब कि लाइन भी आ सकता है, मतलब ये भी आ सकता है, कुछ और पैराबोला भी आ सकता है, इस तरीके से, समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे जो फंक्शन अपन डिजाइन कर रहे हैं ना, वो कर्व है, उस डेटा, मशीन क्या कर रही है यहाँ पे, समझो बात, मशीन के अंदर डेटा जा रहा है, और मशीन उस डेटा के लिए एक बेस्ट कर्व फाइंड करने की कोशिश कर रही है, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि मशीन डेटा में कर्व फिट कर रही है रिग्रेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अपने को कंटिन्यूअस वैल्यू चाहिए, इसलिए रिग्रेशन को कर्व फिटिंग प्रॉब्लम भी बोला जाता है। इसको बोला जाता है रिग्रेशन को, रिग्रेशन को क्या बोलते हैं, क्योंकि अपन कर्व फिट कर रहे हैं डेटा के अंदर, कर्व फिटिंग प्रॉब्लम। अच्छा, क्या क्लासिफिकेशन कर्व फिटिंग प्रॉब्लम है क्या? क्या क्लासिफिकेशन कर्व फिटिंग प्रॉब्लम है क्या? सोचो एक बार, सोचो, क्या क्लासिफिकेशन कर्व फिटिंग प्रॉब्लम हो सकता है क्या, क्लासिफिकेशन? मुझे एक बात बताओ, चलो मान लेते हैं, मान लेते हैं, मान लेते हैं,
मान लो क्लासिफिकेशन के लिए अपने को एक फंक्शन डिजाइन करना था, है ना? फंक्शन डिजाइन करना था जो कुछ इनपुट ले, मान लेते हैं कि दो वेरिएबल उसने इनपुट लिए x1 कोमा x2, अभी के लिए सिंपली मान लेते हैं। और दो वेरिएबल के बेस पे मान लो उसको कुछ प्रेडिक्ट करना था कि रेन होगा या रेन नहीं होगा। रेन होगा, रेन होने को मान लेते हैं कि रेन होने को अपन ने 1 बोला, रेन नहीं होने को अपन ने 0 बोला। तो इसका जो आउटपुट चाहिए अपने को या तो 1 चाहिए या 0 चाहिए, इन्हीं वैल्यूज में चाहिए। वहां पे ऐसा नहीं था, ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं था। कुछ भी 160.4 160.425 कुछ भी 161 160 कुछ भी वैल्यू कंटीन्यूअस वैल्यू आउटपुट दे सकता है। यहाँ पे उसको देना दो में से ही पड़ेगा, 0 या 1, क्योंकि अपने को सीधा सा मतलब है कोई पर्टिकुलर डे का डेटा, उसमें मान लो दो इनपुट फीचर है, तो उन इनपुट फीचर के बेस पे उस दिन रेन होगी या रेन नहीं होगी, अपने को इससे मतलब है बस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो इस फंक्शन ने, मान लो एक फंक्शन डिजाइन किया, मान लो इसने ये फंक्शन डिजाइन किया, क्योंकि कोई फंक्शन डिजाइन करेगा, मान लो इसे कुछ भी एग्जांपल अपन ने डिजाइन कर लिया, मान लो x1 प्लस x2, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बेसिक, एक लीनियर फंक्शन इसने डिजाइन कर लिया, या मान लो कि एक थोड़ा सा एक कर्व की इक्वेशन मान लेते हैं, ऐसा कोई फंक्शन डिजाइन कर लिया। अब अपने को पता क्या ये फंक्शन में दे सकता हूँ सिंपल, कि मान लो ये फंक्शन h ऑफ x1 को मैं x2 डिजाइन किया उसने, या तो इस तरीके का हो सकता है, इस तरह क्या ये फंक्शन अपन अगर अपने पास टास्क आता है, क्या मशीन ऐसा फंक्शन दे सकती है? क्या क्या मशीन अपने को ऐसा फंक्शन रिटर्न कर सकती है? नहीं। ये फंक्शन तो कंटीन्यूअस वैल्यू देगा, ये अपने फिक्स है क्या कि जीरो जीरो या वन में से वैल्यू देगा? अरे बताओ, है कि नहीं? क्या फिक्स है जीरो या वन में से? नहीं, ये तो कुछ भी कंटीन्यूअस वैल्यू दे सकता है। और जब अपने को ये कंटीन्यूअस वैल्यू दे सकता है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको एक थ्रेशोल्ड से पास करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा। मान लो एक थ्रेशोल्ड, अपन कैसे थ्रेशोल्ड आएगा उसका डिस्कशन होगा, कैसे बेस्ट ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड अपन चूज करेंगे उसका डिस्कशन बाकी क्लास में। एक तुम्हें एक इंट्यूशन डेवलप करवा रहा हूँ, है ना, मशीन लर्निंग का एक इंट्यूशन अपन डेवलप करा रहे हैं। तो थ्रेशोल्ड अपने को देना पड़ेगा, है ना, कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस, थ्रेशोल्ड देना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड अपने को देना पड़ेगा, सॉरी। उस थ्रेशोल्ड से ज्यादा अगर वैल्यू हुई तो अपन प्रेडिक्ट कर देंगे कि 1 है भाई, रेन होगी। अदरवाइज अगर लेस देन थ्रेशोल्ड हुआ तो 0। इसी तरीके से मान लो इसके लिए भी एक थ्रेशोल्ड अपने को देना पड़ेगा। वो थ्रेशोल्ड कुछ भी हो सकता है, कैसे चूज करेंगे वो डिस्कशन बाद के लिए रखा है अपन ने। तो अपन बता देंगे कि रेन होगा या रेन नहीं होगा। अरे क्लियर है क्या बात? तो यहाँ पे क्या कर्व की इक्वेशन है? क्या क्या यहाँ पे कर्व की इक्वेशन से काम चल रहा है? क्या यहाँ पे अपन कर्व की इक्वेशन के अंदर देखो, जब अपन रिग्रेशन की बात कर रहे थे तो इसके अंदर अपन ने कर्व की इक्वेशन आ गई। इस कर्व की इक्वेशन में अपन इनपुट फीचर, क्योंकि न्यू डेटा पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू होगी, वो यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे किसी एक्स के लिए यहाँ पे अपने को प्रेडिक्शन मिल जाएगा, अपन प्रेडिक्ट कर देंगे। क्या ऐसी कहानी अपन यहाँ पे कर सकते हैं क्या, कि कोई इनपुट अपन x1 और x2 की वैल्यू किसी इनपुट फीचर डेटा पॉइंट के लिए रखें और अपने को सीधा अपने को क्या पता लग जाए, आउटपुट पता लग जाए? नहीं, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस आउटपुट दे रहा है। हाँ, तो कर्व से, फाइनल कर्व से आंसर अपन नहीं निकाल सकते, उसमें वैल्यू रख के आंसर नहीं निकाल सकते, इसलिए क्लासिफिकेशन कर्व फिटिंग प्रॉब्लम नहीं है, रिग्रेशन कर्व फिटिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि डेटा से अपन एक बेस्ट कर्व फिट कर रहे हो, जैसे ही तुम उस इनपुट फीचर की वैल्यू न्यू डेटा पॉइंट के लिए रखोगे उस कर्व पे, वहां से तुम आंसर निकाल सकते हो, वो प्रेडिक्ट कर सकते हो। अरे समझ रहे हो क्या बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो एक थोड़ा सा मैं तुम्हें आइडिया और देता हूँ, जिस तरह किसी ने मशीन लर्निंग पढ़ी होगी तो थोड़ा सा उसको फील आ रहा होगा क्लासिफिकेशन केस में डिसीजन बाउंड्री का। नहीं पढ़ी अच्छी बात है, अगर किसी ने पढ़ी होगी तो ये देखो, ये कुछ डिसीजन बाउंड्री जैसा है। जैसे मान लो मैं इसका तुम्हें एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला फर्स्ट वाला, है ना। तो मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो कि तुमने फंक्शन डिजाइन करना था एफ x1 को x2, तो तुमने पहले ना एक क्या काम, इसमें दो चीजें करोगे, तुम एक फंक्शन डिजाइन करोगे एच x1 को x2, तो मान लो तुमने वो फंक्शन डिजाइन कर दिया x1 प्लस x2, और उसके साथ मान लो तुमने एक थ्रेशोल्ड भी डिजाइन करना पड़ेगा ना, अरे है कि नहीं? तो मान लो तुमने एक थ्रेशोल्ड भी डिजाइन कर दिया, वो मान लो 3, ठीक है। तो अब मुझे एक बात देखो, तुम्हें क्या करना है कि भाई x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तब तुम प्रेडिक्ट करोगे 1, अदरवाइज प्रेडिक्ट करोगे तुम 0। अगर तुम इसको प्लॉट करो ना, देखो इनपुट फीचर के स्पेस में, किसके स्पेस में प्लॉट करोगे, देखो इनपुट फीचर के स्पेस में प्लॉट करोगे x1 और x2, है ना। डिसीजन बाउंड्री हमेशा इनपुट फीचर के स्पेस में बनती है, ये चीजें करेंगे अपन, डिस्कस करेंगे। तो मैं बस तुम्हें इंट्यूशन डेवलप करा रहा हूँ। तो अगर मान लो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3 है, तो इससे ज्यादा वैल्यू होगी तो अपन 1 प्रेडिक्ट करेंगे, इससे कम वैल्यू होगी तो ये जो अपन एच बना रहे थे, जो कंटिन्यूस वैल्यू दे रहा था, वो अपनी डिसीजन बाउंड्री बन गई, है ना। वहां पे अपने को डिसीजन नहीं लेना रिग्रेशन के अंदर, वहां पे तो सीधा वैल्यू रखना, आंसर प्रेडिक्शन आ गया। यहाँ पे वो डिसीजन बाउंड्री बन गई। तो यहाँ पे डिसीजन बाउंड्री डिजाइन करते हैं अपन, वो डिपेंड करता है कि अपन क्या एच ऑफ एक्स डिजाइन कर रहे हैं, क्या अपन थ्रेशोल्ड ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके अपनी डिसीजन बाउंड्री। ओके, सो आई होप इतनी चीजें क्लियर है, तो अपन आगे चल सकते हैं। अरे है कि नहीं बताओ यार? इतनी चीजें क्लियर है तो क्या अपन आगे चल सकते हैं क्या? हाँ, इसको थोड़ा सा अपन और दिखा देते हैं। हम्म, 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 हाँ, ये देखो, वन सेकंड, यहाँ पे देख लो, ठीक है ना।
तो देखो रिग्रेशन के अंदर क्या हो रहा है बताओ? रिग्रेशन के अंदर क्या हो रहा है? रिग्रेशन के अंदर देखो, ये डेटा है, उस डेटा के अंदर अपन कर्व फिट कर रहे हैं, ये रिग्रेशन है। क्लासिफिकेशन के अंदर अपनी ऐसी डिसीजन बाउंड्री अपन डिजाइन करेंगे, उसके एक तरफ अपन बताएंगे ये वाली क्लास, क्लास का मतलब क्या है वो अपन डिस्कस करेंगे बाद में, है ना? जैसे अपन ने रेन बताया ना, रेन होगा या रेन नहीं होगा, ये वो क्लास होगी, जो कैटेगरीज होती है अपने आउटपुट फीचर की, उन्हीं को क्लासेस बोलते हैं, है ना? ये डिस्कस करेंगे अपन बातें, ठीक है? तो एक तरफ अपन ने ये क्लास बता दी, दूसरी क्लास तरफ अपन ने इस तरफ क्रॉस क्लास, इस तरफ सर्किल क्लास बता दी, है ना? ये वाली बात। तो आई होप सुपरवाइज मशीन लर्निंग, सुपरवाइज मशीन लर्निंग को कैसे अपने कैटेगराइजेशन क्या, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, ये क्लियर है सबको। क्यों रिग्रेशन कर्व फिटिंग प्रॉब्लम है, ये भी सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो इसके साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं और अपन बात कर लेते हैं अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की भी। तो देखो अभी के लिए मैं तुम्हें जस्ट बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि अपन अभी स्टार्टिंग में सुपरवाइज मशीन लर्निंग की बात करेंगे। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग अपने को डिटेल में पढ़ना है, कोर्स में डिटेल के अंदर पढ़ना है, तो पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी, सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है, डेटा के अंदर लेबल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ऐसा कोई लेबल नहीं होगा, जैसा अपन ने एग्जांपल 4 में देखा, है ना? इनकम और स्पेंडिंग स्कोर से अपन ग्रुप बना रहे थे, ग्रुप जैसी चीज कोई डेटा में थी नहीं, ग्रुप कोई लेबल है ही नहीं, है कि नहीं? तो डेटा में कोई लेबल नहीं, नो आउटपुट लेबल, इसमें ग्रुप्स बनाएंगे, क्लस्टर बनाएंगे अपन। अगर कोई आउटपुट लेबल ही नहीं है, तो अपन यहाँ से फंक्शन में इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पे कुछ आउटपुट वेरिएबल आ ही नहीं रहा है, कोई लेबल है ही नहीं, है ना? सिर्फ ग्रुप बना रहे हैं ना, कुछ ग्रुप बना रहे हैं, बेस्ट ग्रुप दे देंगे इसके, जो भी अपने पास इंफॉर्मेशन होगी, जो भी डेटा होगा मशीन का। तो अगर यहाँ पे लेबल है नहीं, तो इनपुट आउटपुट की मैपिंग नहीं है। कौन सा एग्जांपल? मार्केट सेगमेंटेशन। बाकी इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब अपन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, तो आई होप इतनी कहानी क्लियर है ना? कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना? बेसिक बेसिक क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, तो पढ़ो सबके सब। Which of the following is an example of a supervised learning problem? Grouping customers based on their spending patterns। तो ये तो सुपरवाइज है ही नहीं ना, ग्रुप बना रहे हैं अपन। प्रेडिक्टिंग हाउस प्राइस यूजिंग पास्ट सेल्स डेटा, पास्ट सेल्स डेटा मतलब उसके अंदर तुम्हारा कुछ हाउस एरिया होगा डेटा में, है ना? नंबर ऑफ बेडरूम्स होगा, और क्या होगा बताओ? हाउस प्राइस होगा। समझ रहे हो बात? तो ये है हाउस प्राइस ना, तो ये ऑब्वियसली सुपरवाइज मशीन लर्निंग है। सेगमेंटिंग, सेगमेंटिंग मतलब ग्रुप बनाना, क्लस्टर बनाना ही होता है। प्रेडिक्टिंग वेदर एन ईमेल इज स्पैम बेस्ड ऑन पास्ट ईमेल कंटेंट, तो ईमेल का जो तुम्हारे पास डेटा होगा ना, उसमें ईमेल होगा और तुम्हें पास्ट डेटा में पता होगा कि वो ईमेल है, मतलब जो ईमेल जो है वो स्पैम है या नहीं है, स्पैम है या नहीं है, ठीक है? सो प्रेडिक्टिंग वेदर एन ईमेल इज स्पैम बेस्ड ऑन पास्ट ईमेल कंटेंट, ठीक है? तो ये सुपरवाइज मशीन, बेसिक बेसिक चीजें। देखिए बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिग्रेशन टास्क? रिग्रेशन के लिए अपन सिर्फ आउटपुट को देखेंगे। प्रेडिक्टिंग द वेट, आउटपुट मतलब आउटपुट क्या है, वेट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं अपन, वेट तो कंटिन्यूस वैल्यू ले सकता है। एस्टिमेटिंग द प्राइस ऑफ ए हाउस, हाउस की प्राइस भी कंटिन्यूस वैल्यू ले सकते हैं। प्रेडिक्टिंग द आउटकम ऑफ एन इलेक्शन, यहाँ पे आउटकम मतलब विन या लूज से, है ना? तो यहाँ पे तो कुछ सेट ऑफ वैल्यूज ही ले रहा है, डिस्क्रीट वैल्यूज, तो ये तो क्लासिफिकेशन है। प्रेडिक्टिंग द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी कंटिन्यूस वैल्यू ले सकता है। अरे समझ गए क्या बातें? समझ गए बात, है ना? तो ये तो सेम ही क्वेश्चन है। तो इतनी कहानी है, बाकी अपने को सिलेबस में ये इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स है जिनको अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में, सुपरवाइज मशीन लर्निंग। और नेक्स्ट क्लास में अपन एल्गोरिथम स्टार्ट कर देंगे, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। ये अपने को बेसिक आइडिया हो गया है मशीन लर्निंग का, तो अपन एल्गोरिथम्स पढ़ना शुरू करेंगे। ये एल्गोरिथम्स है जो अपने को मेनली पढ़नी है ना? ये डायमेंशनल डिटेक्शन टेक्निक है मेनली, है ना? एल्गोरिथम भी है इसकी, बाकी डायमेंशनल डिटेक्शन में काम आता है। ये न्यूरल नेटवर्क जो है, ये थोड़ा सा ये डीप लर्निंग का पार्ट है जो अपने सिलेबस में, तो इसमें भी अपन काफी चीजें पढ़ेंगे, फीड फॉरवर्ड पढ़ेंगे काफी ना, बैक प्रोपोगेशन पढ़ेंगे, बैक प्रोपोगेशन डिटेल में पढ़ेंगे, मैथमेटिकल टॉपिक है, फिर अपन बेस नॉर्मलाइजेशन, ड्रॉप आउट, सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, ठीक है? इसी तरीके से अनसुपरवाइज में अपने को मेनली क्लस्टरिंग पढ़ना है, और ये डायमेंशनल डिटेक्शन की टेक्निक है। बस क्या होता है डायमेंशनल डिटेक्शन, सारा डिस्कशन अपन करेंगे, ठीक है ना? ये बात। ओके, कूल। तो आई थिंक दैट्स ऑल। तो ये जो सब्जेक्ट है, इसमें जो चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, साथ में चलना है, इसमें बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देनी है। जो भी तुम्हारा छोटे से छोटा डाउट आता है, पूछो। एक एक डाउट अपन रिजोल्व करेंगे। एक शेड्यूल तुम्हें मिल जाएगा 2 से 3 या 3-4 क्लास का, है ना? तो जो भी तुम्हें डाउट आता है, छोटे से कैसा भी तुम्हें डाउट आए, वैसे मैं बता रहा हूँ डाउट आते नहीं है, जिस फ्लो के अंदर अपन पढ़ते हैं डाउट्स बहुत कम आएंगे, बट स्टिल अगर कैसा भी डाउट आता है, अपन लाइव जो क्लासेज होंगी उनके अंदर अपन डिस्कस करें, है ना? तो ये वाली बात है। और उसके बाद एक टॉपिक के बाद में टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट के अंदर जो भी टेस्ट है, टेस्ट में अच्छे क्वेश्चन आएंगे, लेवल का तुम्हें पता है किस तरह के टेस्ट अपन देते हैं, तुमने मैथ्स के टेस्ट दिए होंगे, उसी तरह का लेवल मशीन लर्निंग में मेंटेन होने वाला है।
तो वो टेस्ट अपन लेंगे और उस टेस्ट के बाद में तुम्हारा एक लाइव टेस्ट डिस्कशन होगा। तो वो चीज़ें तुम तभी कर पाओगे अच्छे से जब तुम साथ रहोगे, है ना? तो अभी अपन ने कोर्स का फर्स्ट वीडियो आ गया है अभी आज, तो इसके साथ तुम ये स्टार्ट कर दो सब्जेक्ट। अगर तुम कुछ भी पैरेलल में सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मशीन लर्निंग ज़रूर साथ में पढ़ना। एक्सटेंसिव सिलेबस है। तुम अकेले करने बैठोगे, कुछ चीज़ें बैकलॉग रह जाएँगी बाद में, अगर बाद में करने बैठोगे तो वो वाली बात है ना, साथ ही साथ खत्म हो जाएगा और तुम्हारा कोई डाउट भी नहीं बचेगा। और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, ये कोर्स कर लो, ऐसे उड़ा के आओगे मशीन लर्निंग। समझ रहे हो बात? मशीन लर्निंग कोई टफ नहीं, अभी तो खैर 2 साल में तो कुछ है भी नहीं। 2024 में तो बहुत आसान थी, लास्ट ईयर हल्की-सी बट वो भी बहुत ईज़ी थी जिस लेवल की प्रिपरेशन हमने लास्ट ईयर करी थी उसके कंपैरिज़न में बहुत आसान थी, जो इस साल भी रनिंग आई है। बट अपन वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि अपना गोल रहता है टॉप 50 में रैंक लाना, है ना? तो उस हिसाब के उस लेवल की प्रिपरेशन होगी, उसी लेवल के तुम्हें टेस्ट मिलेंगे। तो उस हिसाब से उसको बेसिक एकदम सरफेस लेवल नॉलेज हर एल्गोरिथम्स का लेना है, तो उसके लिए यूट्यूब पे कोर्सेज़ है, उसके लिए कोर्स नहीं, ठीक है? ओके दैट्स ऑल, आई थिंक वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। कूल।